नमस्ते, मेरा नाम दिशांत है, निसर दिशांत अमृतलाल। और ये मेरा जो है 4th अटेम्प्ट था यूपीएससी में। मेरा 3rd इंटरव्यू जो था, 24 वाला जो अटेम्प्ट था, उसमें मेरा रिजर्व लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन हुआ था और उसमें मुझे आईआरएमएस एलोकेट हुई थी और इस बार जो है मेरी ऑल इंडिया रैंक 19 आई है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मैंने डीकेटी के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू जो है 2-3 वीडियोस भी शूट किए थे, क्योंकि मेरे जीएस 3 में बहुत अच्छा स्कोर था, तो उसके बारे में मैंने जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था कि जीएस 3 में कैसे अच्छा स्कोर करते हैं। तो अब देखते हैं, मार्कशीट आती है तो आई एम होपफुल कि शायद जीएस और ऑप्शनल में अच्छा स्कोर रहा होगा। एंड अगर मेरी प्रिपरेशन की बात करूं तो मैंने जो है मतलब कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया। मैंने सारे सब्जेक्ट्स मतलब सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किए थे और कुछ कुछ फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब या टेलीग्राम के थ्रू वैसे करता था मैं। और नोट्स बनाता था मैं, उसमें मैं टॉपर्स के जो नोट्स होते थे उसमें से भी बहुत सारी इनपुट्स लेता था और फिर अपने नोट्स बनाता था। ऑप्शनल के लिए तो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें मैंने जो है शुभ्रा रंजन मैम का एक टैबलेट कोर्स आता है वो किया था। और क्योंकि ये सारा कुछ मतलब 2022 की बात है जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसके बाद ऐसा हो गया है कि फिर उसके बाद तो पूरा 2-3 साल जो है सेल्फ स्टडी ही चला है। तो मेरे लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस रहा है, क्योंकि मैं मतलब बैक टू बैक इंटरव्यू पे पहुंच ही जाता था बट मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाता था। तो और टेस्ट सीरीज वगैरह में मतलब प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारी मार्केट से टेस्ट सीरीज अलग अलग कोचिंग की हम देते थे। और मेंस में जो है हम फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज हो गई या फिर कोई अभ्यास विजन आईएएस का हो गया, वैसी टेस्ट हो गए, तो वो सब दिया करते थे। प्रीलिम्स में मैम मेरी बुक लिस्ट में हमेशा से मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देते हो उसके बाद आपके पास 1 महीना ही बचता है प्रीलिम्स के लिए पढ़ने का। तो हमेशा से मैं वही स्टैटिक पे ज्यादा फोकस रखता था और करंट अफेयर्स में कोई भी एक सोर्स रखता था। तो पिछले 2 साल से तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कोई भी कोचिंग का कंपाइलेशन वीडियो देख लेता था, ताकि उससे इजी हो जाए। 2x पे वीडियो देख लो तो आपका एक दिन में करंट अफेयर्स खत्म हो जाता था। और स्टैटिक में जो है आपका लक्ष्मीकांत पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, फिर हिस्ट्री के लिए जो है कुछ कुछ मेरे एनसीईआरटी के नोट्स थे और कुछ कुछ मैंने जो है यूट्यूब के थ्रू नोट्स बनाए थे, लेक्चर्स वगैरह देख के वो हो गए। इकोनॉमी में मैंने मृणाल सर का जो है मॉड्यूल देखा था, तो वो हो गया। तो ये मेरे स्टैटिक जो नोट्स थे वो मैंने स्टैटिक पूरा उस पे फॉलो किया था और उसी पे रिलाई किया था। और बाकी मैं सेक्शनल टेस्ट देता था 15-20, हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट, और उससे अपना नॉलेज एनरिच कर लिया। और फिर 8-10 फुल लेंथ टेस्ट देता था, और वो जिस दिन मैं फुल लेंथ टेस्ट जीएस का देता था, दोपहर को मैं सीसैट का भी देता था, ताकि एक टाइम बाउंड मैनर में पूरे दिन का सिमुलेशन हो जाए। तो मतलब रिगरस ही रहता था कि टेस्ट तो देना ही है आपको। अगर 1-2 महीना प्रीलिम्स के लिए दे रहे हो तो एवरी ऑल्टरनेट डे आपको एक टेस्ट तो देना ही है। ऑनलाइन में एक अंडरस्टैंड यूपीएससी करके जो है प्लेटफॉर्म है, उनका एक मैड सीरीज आता है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। तो उसमें सर के जो है लेक्चर्स पीवाईक्यू एनालिसिस के, वो देख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर जो है बहुत सारे करंट अफेयर्स वाले होते हैं, तो एक टारगेट यूपीएससी वाले एक सुदर्शन सर है, वो भी अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर डालते हैं। फिर अनअकैडमी वाले जो है उसमें सुदर्शन गुजर सर है, उनका मैपिंग का सीरीज बहुत अच्छा होता है। तो वैसे 2-3 जो एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं का यूट्यूब कंटेंट देखना है। ऐसा नहीं कि मतलब जो जो कोई कुछ नया नया छोटे मोटे वो वीडियोस डाल रहे, वैसा उसके पीछे नहीं देखना है, क्योंकि वो तो बहुत बार है ना वेल रिसर्च मटेरियल नहीं होता है। बट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस के फ्री कंटेंट भी हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर इसका जो था, उसके बाद से हर अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। और उसमें मैम मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल ही रहती थी कि क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा तुक्के उतने गलत जाते थे, तो मैं मेरा फिक्स रखता था, मैं नॉलेज पे ही खेलता था। तो मैं 80 से 85 से ज्यादा कभी अटेम्प्ट नहीं करता था, उतना ही मैं अटेम्प्ट रखता था। और उस पे मैं जो है फिर एक्यूरेसी पे ज्यादा करता था। और बाकी जो नॉर्मल होता है कि आपका 2 या 3 राउंड आप करते हो, तो 2-3 राउंड का इटरेशन करता था मैं। और मेरा टारगेट यही होता था कि एकदम ही आउटराइट अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं ब्लाइंड गेस नहीं करूंगा, मैं वो क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा बेटर समझता था। तो मेरा प्रीलिम्स में कभी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं होता था कि 110 120 आ गए, बट हमेशा कट ऑफ से 8-10 नंबर ज्यादा रहता था। तो प्रीलिम्स में ये रहता था। सीसेट मेरे लिए, मैंने जैसे बताया कि मैं जीएस के साथ हमेशा सीसेट का भी टेस्ट देता ही था, कि टफ था, तो मैं मेक श्योर करता था कि सीसेट का भी मैं जितना प्रैक्टिस कर सकूं। मैंने हर साल पीवाईक्यूज लगाए ही है, उसके बैक टू बैक सारे प्रैक्टिस किए हैं। फिर मैंने स्ट्रैटेजी उसमें फिक्स रखी थी कि अगर मैं 1 घंटा मैथ्स करूंगा तो 1 घंटा कॉम्प्रिहेंशन ही करूंगा, ताकि मैं अपना टाइम जो है अच्छे से मैनेज कर सकूं और दोनों में से ही इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करूं। तो सीसेट में तो मतलब मैं ये एक रूल्स फॉलो करता ही था, जिससे मैं मेरे हिसाब से फिर सीसेट हमेशा से क्लियर होने लगा है। मेरे पहले प्रीलिम्स की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मेरा माइंडसेट अच्छा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ऐसा पहला पहला प्रीलिम्स था, तो ऐसा वो बहुत ज्यादा डर में रहना, फिर बहुत सारी चीजें मतलब ऐसा दोपहर को खाना वगैरह नहीं खाना, और गर्मी होती है तो उस सब चीज का एडिक्वेट प्रिकॉशन नहीं रखना। और
तो मैंने ये सब मतलब मैंने सोचा कि माइंडसेट का ही गेम है, काम रहना है। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरी हर चीज प्री डिसाइडेड होगी। मैं खाना क्या खाऊंगा, मैं बीच में 2 घंटा ब्रेक में क्या पढ़ूंगा, मैं एग्जाम के 1 घंटा पहले क्या करूंगा, दिन में सुबह उठ के ये सब चीजें मैं डिसाइडेड रखता था ताकि उस दिन मैं एंशियस बिल्कुल ना रहूं। तो ये सब करके करके ही मैं जो है अपने आप को काम एंड कंपोज रखता था, और मतलब काम एंड कंपोज रहना ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली गलती आप कभी मत कीजिए कि आप एंशियस मत होइए कभी प्रीलिम्स के लिए। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप 1-2 महीना प्रीलिम्स का है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन में यही बताऊंगा आपको कि आप स्टैटिक को बिल्कुल ना छोड़िए। स्टैटिक में जो है आपके पॉलिटी हो गया, लक्ष्मीकांत, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये 2-3 एरियाज जो है, और मैपिंग भी हो गया। मैपिंग को भी आप स्टैटिक की तरह ही देख रहे हैं ना, हर कंट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि आईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब एरियाज को बहुत अच्छे से आप कवर कीजिए, और इन्हीं को आप जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए आपका, है ना। करंट के पीछे इतना मत भागिए। तो ये आप स्टैटिक कर लोगे तो आप आराम से जो है 30-40 क्वेश्चंस तो करेक्ट कर ही लोगे, है ना। और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो। टेस्ट सीरीज का ऐसा नहीं है, टेस्ट सीरीज आप कोई भी दे सकते हो मार्केट से, तो सारी रैंडम दीजिए ताकि आप अलग अलग कोचिंग की अलग अलग स्टाइल का दीजिए, और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। मतलब रिवीजन ऐसा है कि रिवीजन आपका मार्च एंड तक हो जाना चाहिए। आपको अप्रैल और मई में जो है सेकंड थर्ड रिवीजन पे आप हो जाने चाहिए, और आपका टेस्ट वगैरह फुल टेस्ट वगैरह अप्रैल से स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो आपका आइडियली पूरा सिलेबस और प्लस उसका एक बार रिवाइज करके ये मार्च मंथ में हो जाना चाहिए। और प्रीलिम्स का जैसे मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई, तो मेंस का तो मैं डेडिकेटेड आपके लिए जो है एक प्रॉपर मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, है ना। डीकेटी के थ्रू वो पब्लिश हो जाएगा, और उसमें मैं अपने नोट्स और जो है अपना आंसर राइटिंग स्टाइल वगैरह भी शेयर करूंगा। ओके, सो आई वुड थैंक डीकेटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम दिशांत निस्सर है। इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की अभी जो रिज़र्व लिस्ट आई है अक्टूबर 29 को, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैंने 2019 में बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन की है, और ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया है, और स्कूलिंग भी मेरी मुंबई से हुई है। और उसके बाद ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी में। और अगर मैं यूपीएससी जर्नी की बात करूँ तो 2022 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था। 2023 में मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया था, और उसमें भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, बट 15 मार्क्स की वजह से मैं फाइनल लिस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया। फाइनली ये जो है मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 2024 वाला, और उसमें मेरा क्योंकि 8 नंबर से फाइनल लिस्ट मिस हुआ था, तो ये जो रिज़र्व लिस्ट आई है तो उसमें जो है फाइनली सिलेक्शन हुआ है। और ये वीडियो स्पेसिफ़िकली मैं GS3 की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि 2023 के भी अटेम्प्ट में मेरे GS3 में 92 मार्क्स थे, और 24 के अटेम्प्ट में मेरे GS3 में 113 मार्क्स थे। तो यूजुअली GS3 में जो है इतने अच्छे मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि टॉपर्स भी जो है 80 से 90s के बीच में ही मार्क्स ला पाते हैं। तो मैं स्पेसिफ़िकली इस चीज़ की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा ताकि एस्पिरेंट्स को जो है काफ़ी हेल्प मिल सके। इन डेप्थ में GS3 की स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा कि हम कैसे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करें, कैसे हम नोट मेकिंग करें, कैसे आंसर राइटिंग करें, और फाइनली हम डिलीवर कैसे करें पेपर में। तो GS3 जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी डाइवर्स सब्जेक्ट है। उसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो प्रीलिम्स का भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाते हैं। और क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा डायनामिक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 में। तो सबसे पहले मैं जो है सब्जेक्ट्स की बात करूँगा। तो GS3 में अक्सर एस्पिरेंट्स और हम लोग सब यही मिस्टेक करते हैं कि हम इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो अगर हम सिलेबस को देखें GS3 के तो इकोनॉमिक्स के 2 या 3 ही हमको सिलेबस पॉइंट्स मिलेंगे, बट जो दूसरे सब्जेक्ट्स है GS3 में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, उसके 4 सिलेबस पॉइंट्स है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, सप्लाई और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, और उसके बाद एग्रीकल्चर, इरिगेशन जैसे जनरल टॉपिक्स। फिर इंटरनल सिक्योरिटी के भी 3-4 सब्जेक्ट सिलेबस पॉइंट्स है, जिसमें कि हम साइबर सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है, जिसमें हम बेसिकली एक ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी और उसके बाद स्पेसिफिक डिज़ास्टर पे हम नोट्स बना सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, और मैंने जो अप्रोच फॉलो की थी वो ये थी कि मैंने इकोनॉमिक्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया था, उस पर मैंने काफ़ी टाइम अपना डिवोट नहीं किया था, बल्कि मैंने जो है एग्रीकल्चर
इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन 3 सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स जैसे छोटे छोटे सिलेबस पॉइंट्स जो है उनमें से हर साल एक सवाल आ जाता है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 4 सवाल जो है GS3 में एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, 4 इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहे हैं। तो कुल मिला के आपके 10 से 12 सवाल इन टॉपिक से हो सकते हैं जो बहुत ही जल्दी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इकोनॉमी जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं बस उतना पढ़े, और बेसिक नोट मेकिंग फिर जो करनी है उसका थोड़ा सा अलग अप्रोच फॉलो करें। तो अब जो है मैं नोट मेकिंग की बात करता हूँ। नोट मेकिंग में मैंने स्पेसिफिकली जैसे हम यूजुअली एक अप्रोच टॉपर्स भी जो सजेस्ट करते हैं और फॉलो करते हैं कि हम एक एक सिलेबस पॉइंट के हिसाब से अपने नोट्स बनाएं। तो मैंने भी जो है सबसे पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इनके नोट्स बनाए। और मेरे नोट बनाने का ये स्ट्रैटेजी था कि मैं टॉपर्स के नोट्स बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फॉलो कर रहा था। तो मैंने 3-4 अलग अलग टॉपर्स के जो है नोट्स उठाए, और उन सब में से मुझे जो जो चीज़ें कॉमन भी लगी और अच्छी भी लगी उन सबको मैंने एक जगह अपने नोट्स में कंपाइल कर लिया। तो अगर मैं टॉपर्स की बात करूं जिनके मैंने नोट्स फॉलो किए थे, तो उसमें श्रुति शर्मा मैम है, स्मृति मिश्रा मैम है और अनिमेश प्रधान सर है। तो इनके स्पेसिफिकली मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फॉलो किए थे। श्रुति शर्मा मैम के नोट्स तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के लिए भी मैंने फॉलो किए थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थे वो। तो इन चीज़ों को मैंने सबसे पहले जो है बेस बनाया था। उसके बाद जो मेंस 365 आती है, यूजुअली वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आती है। तो मैंने लेकिन क्या किया था कि पिछले साल वाली मेंस 365 उठा करके उसके जो है नोट्स बना लिए थे सेक्शन वाइज, ताकि यूजुअली बहुत बार जो है हम सोचते हैं कि काफ़ी डायनामिक होता है, बट इन सब सब्जेक्ट्स में स्टैटिक एस्पेक्ट भी सही होता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर इंडिया की MSME की पॉलिसी या इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी और ट्रेड के जो लिंकेजेस है, वो सारा कुछ चीज़ें काफ़ी स्टैटिक होता है। हम बहुत ज़्यादा डेटा के पीछे ना भाग करके इन स्टैटिक सब्जेक्ट्स की जो है नोट्स बनाएं, इनके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, इन सब चीज़ों के नोट्स बनाएं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है GS3 के लिए अलग से फैक्ट शीट्स मेंटेन करें। हर सब्जेक्ट्स का जो है हम हर टॉपिक का जो है हम डेटा बेस बनाएं। तो मैंने जैसे कि एक A4 साइज शीट को 2 पार्ट में डिवाइड कर करके इकोनॉमिक्स के जितने भी रेलेवेंट चीज़ें होती है उनका डेटा, इसके लिए एक शून्य IAS की भी बुकलेट आती है डेटा की, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी और हर चीज़ के लिए डेटा की पॉइंट्स। फिर GS3 में जो है डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, इन सब चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मुझे जहाँ जहाँ पे टॉपर्स की आंसर कॉपीज से या टॉपर्स की नोट्स से और खुद से भी अगर आप मतलब बेसिक नोट्स वगैरह और ये फॉलो कर रहे हो, तो उसमें से भी आपको जो डायग्राम्स वगैरह मिल रहे हैं उसको आप एक जगह पे कंसोलिडेट करके बना सकते हैं। उसके बाद कमिटीज़ के भी हम एग्जांपल्स डालते हैं। तो मैंने भी जो है कम से कम 40 से 50 कमिटी की एक अलग A4 साइज शीट पे मैंने उनके नाम लिख लिए थे, ताकि आप रिविज़न अच्छे से कर पाओ। और आंसर्स जब भी आप लिखो तो आपको ये कॉन्शियसली इंश्योर करना है कि आप कैसे ना कैसे एक आध कमिटी को इंटीग्रेट कर रहे हो। जैसे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के सवाल है तो उसमें हम शांता कुमार कमेटी का नाम जो है हमें मेंशन करना चाहिए। मरीन और ब्लू एक्सपोर्ट्स और ट्रेड की बात है तो उसमें जो है बी मीना कुमारी कमेटी के रिकमेंडेशंस, सेकंड ARC के रिकमेंडेशंस जो है हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। फिर NDMA की जो गाइडलाइंस है उसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस के थ्रू इन चीज़ों को इंटीग्रेट करें। फिर तीसरी अगर मैं बात करूँ तो तीसरा जो है आंसर राइटिंग कैसे करनी है GS3 में। तो दोनों साल मैंने एक अप्रोच फॉलो की कि मैंने कोई आंसर राइटिंग मेरा अगर मैं GS1, 2, 3, 4 मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ तो मैंने उसको उसी तरह से लिखा। कोई ये नहीं है कि मैंने GS3 के लिए बहुत ज़्यादा अलग कोई आंसर राइटिंग की। तो बहुत बार GS3 में कई बार ये सजेस्ट किया जाता है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखिए। अगर एक सब हेडिंग है तो उसके अंडर आप 8 से 10 पॉइंट्स लिखिए, और टोटल एक 10 मार्कर में आप 15 से 20 पॉइंट या एक 15 मार्कर में 25 से 30 पॉइंट लिखिए। तो मैंने एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की थी। मेरे जितने नेचुरली पॉइंट्स आते थे, अगर मेरे एक सब हेडिंग के अंदर 5 या 6 पॉइंट्स आ रहे हैं तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया। फिर मैंने वन लाइनर पॉइंट्स लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया कि आप बस फटाफट पॉइंट्स बढ़ाने में आप सिंगल लाइन का ही एक पॉइंट लिख दो। तो मैं इसलिए ये रिकमेंड करूँगा कि मैंने एनरिच पॉइंट्स जो होते हैं,
कि अगर आपने कोई पॉइंट लिखा है तो भले वो 2 लाइन का है, उसमें कुछ सब्सटेंस है, और उसके बाद आप ऐड कीजिए कि उसमें आप एग्जाम्पल या वैल्यू एडिशन या कोई केस वगैरह कुछ आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपनी आंसर राइटिंग की थी। 2-3 चीज़ें ये भी इंश्योर की थी कि आपकी कॉपी बहुत डेंस लगे। एग्जामिनर को आपको स्कोप ही नहीं देना है कोई खाली जगह छोड़ के कि उनको लगे कि शायद इनको कम पता है या उन्होंने लिखा नहीं है। तो मेरी कॉपीज एंड टू एंड में भर के रखता था, जो हमें हर जीएस में फॉलो करना चाहिए। तो जीएस 3 में भी मैंने ये किया था। दूसरा, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स वगैरह है वो मैंने हर चीज़ में इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो 2023 में फास्टैग वाला एक सवाल था। तो हमें बहुत कम चीज़ें पता होती है, जो सबको पता है फास्टैग के बारे में कि हाँ टोल प्लाजास पे जो है ये टेक्नोलॉजी है और उसका रिप्लेसमेंट जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैंने अपने आंसर में टोल प्लाजा बना के, कार बना के, फास्टैग का वो कोड QR कोड बनाया था, सैटेलाइट वगैरह भी दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि जिन आंसर्स में हम सब सेम लिख रहे हैं उसमें ये सब वैल्यू एडिशन करके हम एग्जामिनर को बता सकते हैं कि हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और हम सिंपल वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के भी जितने भी सवाल है, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे सवाल है या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे सवाल है, तो आप डायग्राम्स बनाइए, आप मैप पे दिखाइए, आप एरियाज बताइए क्या क्या हो रहा है। फिर आप जो है पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ्स बना करके डिफरेंस दिखा सकते हैं कि पहले इतना इंसर्जेंसी का इंसिडेंट्स होते थे और अब इतने हो रहे हैं। फिर आप जो है क्लाउड वाले जो डायग्राम्स होते हैं उससे आप बेसिक फीचर्स बता सकते हैं। तो एक चीज़ जो हर आंसर में या एटलीस्ट 20 आंसर्स में से 12 to 13 आंसर्स में आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट यूज़ करें। और उसके बाद जैसे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन तो जैसे सब सजेस्ट करते हैं कि हमें डेटा से या फिर कोई रीसेंट एग्जांपल से या केस से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके बाद जो है हम क्वेश्चन की जो एक हिडन डिमांड होती है कि अगर हमसे कुछ पूछा गया है तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट दे दे हम। फॉर एग्जांपल अगर GS 3 में हमसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है या ट्रेड के बारे में पूछा गया है, तो हम इंडिया की करंट ट्रेड सिनेरियो क्या है कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमारे प्रोमिनेंट ट्रेड पार्टनर्स है। तो वो एक हिडन डायमंड जो है हम फ्लो चार्ट के थ्रू फटाफट से बता दें। उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है, बट उससे आपका एक आंसर पूरा वेल राउंडेड लगता है। तो आंसर राइटिंग की मैं ये अप्रोच शेयर करूँगा कि अगर मैं उसको कंसाइज करके बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखने पे या वन लाइनर पॉइंट्स लिखने पे फोकस ना करें। पॉइंट्स में सब्सटेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसको एग्जाम्पल्स और डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, और फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स यूज़ करने हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड में जैसे मैंने पहले बताया कि कमिटीज़ वगैरह का नाम इंक्लूड करना है। और कंक्लूजन में GS 3 में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर हमारी जो पॉलिसीज़ है या फिर हमारा जो विज़न है, फॉर एग्जांपल विकसित भारत 2047 का जो हमारा विज़न है, तो उसको यूज़ करके हम बहुत अच्छे कंक्लूजन्स लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन मैं पर्सनली प्रेफर करता था कि मैं लिखूं। अगर मैं वे फॉरवर्ड भी लिख रहा हूँ 3-4 पॉइंट्स, तो उसके बाद भी मैं 2 लाइन का एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देता था। उसके बाद अगर हम बात करें कि रैंडम क्वेश्चंस को कैसे डील करना है GS 3 के पेपर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक पेपर है, तो कई बार जो है बहुत सारी करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, और ये चीज़ अक्सर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इन दोनों सब्जेक्ट्स पे हम ज़्यादा पाते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम GS 3 में साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। कोई एक सोर्स को पकड़ सकते हैं। अगर हम मेंस 365 या फिर कोई कोचिंग की अगर हम सोर्स को रेफ़र कर रहे हैं तो उसके हम फटाफट से शॉर्ट नोट्स बना लें और उतना ही पढ़ें। हम बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि और क्या आ सकता है और क्या आ सकता है। स्पेशली एनवायरनमेंट में तो हमारे जो प्रीलिम्स के नोट्स होते हैं वही इनफ होते हैं मेंस के लिए भी, क्योंकि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम हमारे 4-5 दिन बिगाड़ना मेंस के टाइम पर पे तो वो वर्थ इट नहीं है। तो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस को हम हमारे प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से लिखना चाहिए। दूसरा, बहुत बार जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टेस्ट सीरीज आती है, तो 3-4 कोचिंग की हम टेस्ट सीरीज के वो सवाल देख ले कि इस साल ये लोग क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि उनकी जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कोई ना कोई एस्पेक्ट यूपीएससी में शायद रिपीट हो सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है, तो इस बार 25 में भी यूपीएससी का यही क्वेश्चन था कि क्लाइमेट चेंज में हमारे पहले गोल्स क्या थे और अब हमने उसको अपडेट कैसे किया है, जो पंचामृत गोल्स है। तो ये सब चीज़ें उन कोचिंग की टेस्ट सीरीज में कवर हो जाती है। तो वैसे 20 या 30 क्वेश्चंस हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के कवर कर लिए, तो उतना मोर देन इनफ होता है।
बेसिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से हम जेनेरिक पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने का हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो हमें एग्रीकल्चर इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। इन क्वेश्चंस को तो बस अटेम्प्ट करके उन पे 2 पेज भर के आगे मूव ऑन करना, यही राइट अप्रोच होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में भी जो है, क्योंकि इतना वास्ट है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 आते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का एक क्वेश्चन था, तो बहुत लोगों ने उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ी थी, बट हम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है कि हमें पता है स्टेट्स के फाइनेंसिस जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, या नीति आयोग जो है इसके बारे में अक्सर लिख देता है, तो उस इंफॉर्मेशन से और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से हम ऐसे सवालों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो यही ओवरऑल GS3 की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं कहूँगा। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि हम GS3 में ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ताकि ऐसे जो रैंडम क्वेश्चंस है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। दूसरा मैं ये रेकमेंड करूँगा कि हम हमारे नोट्स जो है उसमें स्टैटिक एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। कॉमन पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स को स्मार्टली यूज़ करना सीखे, ना कि हम एवरी ईयर जो है कोई करंट कंपाइलेशन से हम GS3 के नोट्स बनाएं। मैंने जो 2023 के अटेम्प्ट के लिए GS3 के नोट्स बनाए थे, इकोनॉमिक्स के या कोई भी सब्जेक्ट के, वो मेरे लिए इस साल भी जो मैंने मेंस दिया है उसके लिए भी रेलेवेंट है। बस बात आती है कि थोड़े बहुत डेटा पॉइंट्स चेंज होते हैं, तो डेटा हम जो है क्विकली चेंज कर सकते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि क्योंकि ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट भी है, लेकिन हम हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इस पे ना दें, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस है, तो हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू उनको स्मार्टली जो है सॉल्व करना है। तो GS3 में मैं सजेस्ट करूँगा यही स्ट्रैटेजी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिशांत निस्सर है, और इस साल की जो UPSC सिविल सर्विसेज 2024 एग्जामिनेशन थी, उसका 2 दिन पहले अक्टूबर 29 को जो है रिजर्व लिस्ट आया है, और उसमें मैंने जो है 77th रैंक पे अपना स्थान प्राप्त किया है और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये वीडियो जो मैं है स्पेसिफिकली एक एस्पेक्ट की बात करना चाहूँगा कि UPSC में डिलीवर करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। बहुत बार जो है हमें सब कुछ आता है, बहुत कुछ हमें पता होता है, हमने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया होता है, बट एग्ज़ाम के दिन ही हम डिलीवर नहीं कर पाते। तो क्योंकि मैंने खुद अपनी जर्नी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की है, और मैं अपने एग्जाम्पल से ही आपको शेयर करूँगा कि कैसे सब पता होने के बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, और उसके वजह से जो है आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। तो अगर मैं बात करूँ अपने बैकग्राउंड के बारे में, तो मैंने जो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपना ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, और उसके बाद ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो 2022 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई मेरा इसीलिए नहीं हुआ था कि मुझे आता नहीं था या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने ये चीज़ हमेशा से मानकर चली थी कि मैं सीरियस अटेम्प्ट ही दूंगा। मैं ऐसे ही बहुत बार हम सोचते हैं कि शायद हम ऐसे ही तुक्के में अटेम्प्ट दे देते हैं, तो ये अप्रोच मुझे पहले दिन से ही गलत लगती थी। तो 2022 के अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के दिन सब कुछ आते हुए मैं बस पैनिक कर गया। मैं अपने दिमाग को जो है उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, डिस्ट्रैक्टेड रहा, और उसकी वजह से सिर्फ 2 सवाल गलत होने पर ही मेरा जो है मेरिट से बाहर आ गया। तो इसमें मैं और भी मतलब इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ, और फिर इस पे हम एक जो मेरी लर्निंग्स है उन लर्निंग्स को मैं जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो 22 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो है मैंने बहुत ज़्यादा मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन प्रीलिम्स होगा फाइनल बैटल तो मेंस का ही है। फिर 2023 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मेंस जो है मेरा, क्योंकि मैंने बहुत उसके लिए पढ़ रखा था और प्रिपेयर कर रखा था, तो मेरा मेंस भी क्वालिफाई हो गया, और मेंस में जो है 780 स्कोर था। लेकिन फिर उसके बाद उस साल इंटरव्यू स्टेज पे इंटरव्यू में जो है मैं डिलीवर नहीं कर पाया, और उसके वजह से इंटरव्यू में कम स्कोर आने की वजह से मेरा फाइनली फिर सिलेक्शन 15 मार्क्स के से रुक गया। फिर बात आई 2024 के अटेम्प्ट की, जिसमें अभी रिजर्व लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। तो उस 2024 के अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, और जो मेरी गलतियां थी उन सब गलतियों को सुधारा, और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे नंबर आए। क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उस एक पेपर में अंडर परफॉर्म करने की वजह से मैं अपना नाम फाइनल लिस्ट में नहीं पाया था। तो अगर मैं बताऊं तो PSIR पेपर 2 में 2023 में मेरे 138 मार्क्स थे, लेकिन 2024 में मुझे सिर्फ 100 मार्क्स आए। तो ये वीडियो का बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि क्यों बहुत कुछ आते हुए, सब पता होने के बावजूद हम एग्ज़ाम के डे पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। प्रीलिम्स में जो है हम फंबल कर जाते हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ हम जो है आंसर्स मार्क नहीं कर पाते हैं,
और पता होने के बाद भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेंस जो है वो एक मैराथन एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर हम एक पेपर में भी परफॉर्म ना करें, जैसे मैंने अभी PSIR का एग्जांपल दिया, तो एक पेपर में मार्क्स इतने ड्रास्टिकली हमारे रिड्यूस हो जाते हैं कि उसके वजह से हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उस साल पेपर में मैं जो है क्वेश्चन सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। मैंने अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रखा और पहले मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे मैंने बीच पेपर में उनको चेंज करके दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो उसके वजह से अगर मैंने 10 या 15 मिनट भी वेस्ट कर दी तो वो टाइम मैनेजमेंट के प्रेशर के वजह से आप आपके लास्ट के आंसर्स की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देते हो। और सब पता होने के बावजूद भी जैसे मैंने बताया कि मेरे 138 से 100 मार्क्स ड्रॉप 100 आए और 38 मार्क्स का मुझे एक ही पेपर में ड्रॉप हुआ। इंटरव्यू में भी आपको पता सब कुछ है, आपने मॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उस दिन आप ओवरवेल्म हो गए। उस दिन जो है आप कोई बात को लेकर के पैनिक कर गए या डिस्ट्रैक्ट कर गए या अपने आप को आप कंपोज नहीं रख पाए, तो वो डिलीवरी की इश्यूज़ के वजह से जो है आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की। तो अब हमने प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? यूपीएससी में जो है आप डिलीवर कैसे करें, आप इंश्योर कैसे करें कि आप ये पूरे प्रोसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसके बाद आप किस तरह से कॉन्फिडेंट रह करके हर स्टेज को क्लियर करते हो। यूपीएससी में ये हमेशा कहा जाता है कि यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट who can perform well या who can be perfect, but it is about who can perform well under pressure। तो ये प्रेशर से डील करने के लिए जो है मैं कुछ सॉल्यूशंस या टिप्स या कुछ लर्निंग्स जो मैंने गैदर की है उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहली मेरी लर्निंग ये रही है कि हम किसी भी चीज़ के फोमो में ना रहे, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में। आजकल यूट्यूब पे इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया है यूपीएससी का लर्निंग्स कि हमारे पास अब अनलिमिटेड वीडियोस है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत सारे टीचर्स भी अवेलेबल है। तो हम प्रीलिम्स के टाइम पर पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हम इतने सारे वीडियोस और ये सब ना देखें कि हमने जो है हमारे स्टैटिक बुक्स को परफॉर्म ना किया हो या हमने जो है PYQs को या टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व ना किया हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो है स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड यूपीएससी में सत्यम जैन सर है, उनकी मैड की प्लेलिस्ट है, तो मैंने वो प्लेलिस्ट देख करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद आ रही है, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस हो और अगर वो आपको जो है इट मेक्स सेंस टू यू, तो आप सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। और कोई फोमो में अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये भी देख लो ये भी देख लो, तो वो देख करके आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। एक ही सोर्स सिलेक्ट कीजिए, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए और फिर एग्जाम के दिन अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख के उस चीज़ को डिलीवर कीजिए। दूसरी जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि हमें इस पूरे एग्जाम में इम्परफेक्शन को जो है एक्सेप्ट करना है। हमारी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, मेंस में कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, कोई परफेक्ट नोट्स भी नहीं हो सकते। तो ये इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करके ही हमें पूरे प्रोसेस में चलना है। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो बहुत बार जब हमें आंसर कॉपी मिलती है एग्ज़ाम के बिगिनिंग में, तो क्योंकि वो ब्लैंक स्पेसेस और वो वाइट पेज को देख करके ही हम पैनिक कर जाते हैं कि हम पहला आंसर लिखने से पहले ही हम 2-3 मिनट सोच लेते हैं, और मेंस में तो एक एक मिनट की वैल्यू होती है। तो उसके लिए वो इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए हम पहले से ही इतनी प्रैक्टिस करें। अगर हमने एक आंसर खराब लिख दिया है या कुछ इधर उधर हो गया है तो उस चीज़ को पूरे प्रोसेस में ना ला करके, पूरे पेपर में ना ला करके उसको वहीं पे भूले। तो फॉरगेट करना भी यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्परफेक्शन आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए जो है हमें प्रैक्टिस करना है। हमें पहले दिन से हम जितना भी चाहे ख़राब लिखें, हम कैसा भी परफॉर्म करें, हमें उन चीज़ को एक्सेप्ट करके एवरीडे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। मेंस में आंसर राइटिंग करने के टाइम बहुत बार हम पहले बार हेजिटेट करते हैं कि हमें नहीं आता, हो सकता है हम एक आध महीने बाद करते हैं, पहले अपने नोट्स इंप्रूव कर लेते हैं या पहले कुछ और पढ़ लेते हैं। बट नहीं, अगर हम डे 1 से कुछ लिख रहे हैं, डे 1 से कोई नोट्स बना रहे हैं, तो वो इम्परफेक्ट होगा, चलेगा, उसे एक्सेप्ट करना है और उसी से सीखते सीखते हम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे हम गुड हो सकेंगे। परफेक्ट तो हम कभी नहीं हो सकते। तीसरी जो मेरी लर्निंग है इस एग्ज़ाम प्रोसेस में डिलीवर करने की, वो ये है कि हम हमारे माइंड को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखें। ये एज ऐसी होती है कि हमने बहुत जस्ट ग्रेजुएट किया होता है, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो कोई MNCs में काम कर रहे हैं या कुछ अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे आसपास के पीयर्स में अगर हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, कोई हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे जो हमारे जो लाइफस्टाइल के जो नीड्स है कि हमें सोशल मीडिया पे भी रहना है, हमें और चीज़ों में भी एक्टिव होना है, हमें जिम जाना है, मूवीज़ देखनी है, हमें बिंज वॉच करना है। तो ये सब चीज़ से जो है एक अपना डिस्टेंस बना के चलना,
एक्सेप्ट करना कि अगर मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे 2-3 साल इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है, देना है, अपने इमोशंस को स्टेबल रखना है। मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या मेरा लाइफ में कुछ होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ करके हमें इस जर्नी में आना है। और इस जर्नी को हमने जितना सोचा है कि हम इतना टाइम देंगे, तो उसमें हमें अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना है और उस जर्नी को उतना टाइम देना है, परफॉर्म करना है, सीखना है और अपने आप को सुधारना है। तो इस एग्ज़ाम में हम जो रोल प्ले करने वाले हैं, हम जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है और फाइनल रिजल्ट से और थ्रू आउट द प्रोसेस एवरी एस्पेक्ट से जो है हमें डिटैच रह के काम करना है। तो आई बिलीव डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के प्रोसेस से। इससे जो है हम बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है स्टेबल रह पाएंगे और बहुत ज़्यादा हम कोई एंग्शियस होकर के या फिर सैड होकर के हम कोई ऐसे हेस्टी डिसीजंस भी नहीं लेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ या दूसरी बार भी नहीं हुआ, लेकिन हमें अगर हमारे अंदर बिलीफ है कि नहीं मेरा मेंस अच्छा है, मेरी पर्सनैलिटी भी सूटेबल है कि मैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, तो शायद वो लीप ऑफ फेथ लेकर के हमें और एक बार देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तभी आएगी कि अगर हम थोड़ा सा डिटैच्ड है और हम आउटकम्स के बारे में इतना ना सोच करके अपने आप को कैसे इंप्रूव करें और अपना जो है बेस्ट कैसे परफॉर्म करें उसके बारे में सोच रहे हैं। और डिलीवरी की अगर जब हम बात करते हैं तो इंटरव्यू के प्रोसेस के टाइम पर भी मेरे साथ ये मिस्टेक हो गई थी कि 2023 के इंटरव्यू में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला था क्योंकि अप्रैल में मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने पढ़ाई तो की थी, मैंने मॉक्स भी दिए थे, कुछ मॉक्स अच्छे जाते थे, लेकिन मैं अपने आप को जो है एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दे पाया जो मुझे एक्सेप्टेबल थी। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि बहुत सारे मॉक्स दे दो, तुम्हारे पास तो टाइम है। तो मैं हमेशा से समझता था कि शायद 2-3 मॉक्स इनफ होंगे क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा, लेकिन उनके आवेश में आकर के मैंने जो है बहुत सारे मॉक्स दे दिए। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। उसके वजह से क्या हुआ कि इंटरव्यू के डे पे मैं बहुत ज़्यादा जो है स्टैटिक हो गया, मैं नेचुरली आंसर्स नहीं कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा बुकिश आंसर्स कर रहा था। तो इस तरह से हम जो है हमारी मिस्टेक्स पर जो है ध्यान दे करके उन्हें इम्प्रूव करें और जो है डिलीवरी पे फोकस करें, ना कि हम इन चीज़ों पे फोकस करें कि हम कितना ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं या हम कैसे जो है फोमो में रह सकते हैं। तो जैसे हमने बात करी कि डिलीवरी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो यूपीएससी के पूरे प्रोसेस में हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई 12-13 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 घंटे पढ़ करके अपने आप को जो है डेवलप करके हमारी जो कुछ हॉबीज़ होती है उनको परस्यू करके एक इमोशनली और रैशनली हमें एक रीजनेबल पर्सन जो है बनना है। और मुश्किलें बहुत ज़्यादा आएगी इस प्रोसेस में। और 2 लाइन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि मुश्किल कोई आ जो पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आ जो पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। तो यूपीएससी के पूरे प्रोसेस में जो है हमें बहुत सारी मुश्किलें आएगी, लेकिन उन चीज़ों में से हमें जो है सल्यूशंस फाइंड करना है, अपने आप को इम्प्रूव करके डिलीवर करने पे फोकस करना है ताकि हम भी जो है अपना नाम उस फाइनल लिस्ट में पा सके और सिलेक्ट हो सके। आई थैंक DKT फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।